Greetings from Team Citizen Health under Academia IAPSM. Welcome you, ma'am. And today we are going to talk on a very interesting topic, most awaited topic, that is COVID-19 vaccines. बहुत हम लोगों के अंदर जिज्ञासा है, उत्सुकता है, क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम मैम से पूछेंगे. और लेट मी इंट्रोड्यूस मैम दैट प्रोफेसर मधु गुप्ता मैम. शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ MD PhD. And she is a professor in Department of Community Medicine and School of Public Health, PGI MER Chandigarh. She has 18 years teaching and research experience post MD. And warm welcome to you, ma'am, on behalf of all the audience. And thank you so much. It's all my pleasure. Happy to have you here for the discussion today. Thank you so much. Thank you, ma'am. And let's start with the topic first. एंड सी हम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, ये वाली वैक्सीन लगाएं या वो वाली, बहुत सारे आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिफरेंसेस उनके कंपैरिजन्स आ रहे हैं. तो प्लीज टेल अस अबाउट दैट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स. जो बेसिकली कोविड-19 वैक्सीन्स है, अगर हम क्लासीफाई करें तो 4 तरह के ये वैक्सीन्स हैं. थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी जो वैक्सीन्स बनते कैसे हैं. तो जो वायरस है उसमें डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी में अगर चले जाएं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं. तो इन प्रोटीन्स को यूज करते हुए जो वैक्सीन बनाए जा रहे हैं और उनका ये मेन एम रहता है कि एंटीबॉडीज अच्छे बने. और 2 तरह के इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड, तो दोनों अच्छे बने. इसमें जो टाइप्स है, पहले तो है जिसमें होल वायरस को लिया जाता है. तो वो 2 तरह का हो सकता है. होल जो वायरस है, इधर इट्स अ लाइव अटेन्यूएटेड, जिसमें एक वायरस को मल्टीपल टाइम कल्चर करते हैं ताकि वो वीक हो जाए, और इतना वीक हो जाए कि वो बीमारी तो पैदा ना कर सके लेकिन बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा कर सके. उसको लाइव अटेन्यूएटेड कहते हैं. दूसरा होता है किल्ड वैक्सीन, जिसमें वायरस को मार दिया जाता है ताकि वो डिजीज ना पैदा करे लेकिन एंटीबॉडी रिस्पांस और सेल मीडिएटेड रिस्पांस पूरे पैदा कर सके, ताकि जिसको दे उसके अंदर एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी डेवलप हो जाए. तो जैसे कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक का वैक्सीन है वो किल्ड वैक्सीन है. इसके अलावा जो हमारे पास वायरल वैक्सीन आ रहे हैं सेकेंड टाइप के, वो है वायरल वेक्टर वैक्सीन. इसमें क्या होता है कि एक आप डिफरेंट वायरस लेते हो. जैसे एडिनो वायरस ले लिया आपने. एडिनो वायरस जनरली ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता, वो चिंपैंजीज को इन्फेक्ट करता है. तो उसके जीन में आपने एक अपना जो कोविड-19 वैक्सीन का जो स्पाइक प्रोटीन है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे वायरस हमारी बॉडी में लंग सेल से जुड़ता है, तो वो जो एडिनो वायरस है उसके अंदर इसका जीन बनाने का हम अटैच कर देते हैं, ताकि बॉडी में जैसे ये वैक्सीन जाए ये स्पाइक प्रोटीन बनाए और बॉडी जो है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए और इम्यूनिटी डेवलप करे. तो ये भी 2 तरह के होते हैं कि जो रेप्लिकेट कर जाएं और नॉन रेप्लिकेटिंग. नॉन रेप्लिकेटिंग जो वायरल वेक्टर वैक्सीन्स होते हैं वो काफी मैं कहूंगी कि अच्छे रहते हैं, क्योंकि सेफ रहते हैं और पूरी इम्यूनिटी पूरी प्रोड्यूस करते हैं, सेल मीडिएटेड भी और दूसरी एंटीबॉडी वाली भी, ह्यूमरल इम्यूनिटी. जो कोविशील्ड वैक्सीन जो भारत में मिल रहा है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है. और जो ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप की थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप की गई थी एस्ट्राजेनिका कंपनी के साथ मिलके. ये हो गया हमारा वायरल वेक्टर वैक्सीन. इसी तरह से स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है जो रशिया बना रही है, गमेलिया लैबोरेटरीज में जो बन रहा है, वो भी वायरल वेक्टर वैक्सीन है. इसके अलावा हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल है वो है डीएनए और आरएनए वैक्सीन. तो डीएनए आरएनए बॉडी में जाते ही ये इस तरह के वैक्सीन हैं जो बहुत जल्दी बनाया जा सकता है जिनको, और बॉडी में जाते ही ये स्पाइक प्रोटीन पैदा करते हैं और स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट बॉडी को बेसिकली बॉडी का इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं कि वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर सके. आरएनए वैक्सीन जैसे आपने सुना होगा, फाइजर वैक्सीन और मॉडर्ना वैक्सीन mRNA वैक्सीन हैं ये. तो ये बहुत ज्यादा मतलब मैं कहूँगी कि फ्रेजाइल होते हैं, इनको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है और इनको मतलब ठंडे तापमान में रखना पड़ता है, जैसे -20 या -80 में रखा जाता है, नहीं तो ये स्पॉइल हो सकते हैं.
सो mRNA वैक्सीन फाइजर एंड मॉडर्ना, और भारत में जो जाइडस कैडिला बना रहा है वो डीएनए वैक्सीन है। सो ये इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो चौथा तरह का वैक्सीन है वो है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, जिसमें सिर्फ एक प्रोटीन लिया जाता है, सब यूनिट वायरस लाइक पार्टिकल्स भी कहते हैं, जैसे एस प्रोटीन लेके उसके साथ हम एक एडजुवेंट जोड़ देते हैं ताकि उसकी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बेटर बने। सो इस वो सिर्फ मतलब उसी कंपोनेंट को लेता है, प्रोटीन कंपोनेंट को लेता है। जैसे कि नोवावैक्स है, और जो भारत में बन रही है अभी ट्रायल चल रहे हैं, कोवोवैक्स जो वैक्सीन बन रहा है वो उस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो ये तो मेन मैम 4 तरह के। हाँ जी। हाँ, तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज से बनी हुई सारी वैक्सीन्स हैं, तो इसमें से ऐसा कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी होगी, या सब एफिकेसी किसकी अच्छी होगी, सेफ्टी किसकी अच्छी होगी, ऐसा कुछ? हाँ है, ऐसे थोड़ा सा आप कह सकते हो। जैसे डीएनए और आरएनए वैक्सीन है, जैसे एमआरएनए और ये वाले वैक्सीन है, ये काफी सेफ वैक्सीन है। और इनका हमारे पास अभी वैसे न्यू टेक्नोलॉजी है और अभी तक बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। हमने पहली बार इसको बनाना शुरू किया था कोविड-19 के दौरान, और अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं इनकी एफिकेसी बहुत ज्यादा थी, मोर देन 90% थी, 94-95% एफिकेसी। इवन जो हमने इसको जब लॉन्च कर दिया पूरी कम्युनिटी में, जब ये लग रहे थे, तो भी इसकी इफेक्टिवनेस वाज नियरली 90%, 85% से ऊपर थी। तो ये बहुत ज्यादा, और सेफ भी बहुत ज्यादा है। और जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं उसका यही खतरा रहता है कि वो क्योंकि लाइव है तो तुम्हें थोड़े से उसमें मतलब साइड इफेक्ट ज्यादा होने के चांसेस हैं। जो किल्ड वैक्सीन हैं दे आर वेरी गुड। किल्ड वैक्सीन से कोवैक्सीन हमारे पास किल्ड वैक्सीन है, ये काफी अच्छा वैक्सीन है, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स काफी अच्छा बनेगा। लेकिन समटाइम्स वीक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आता है। तो हमने देखा जो कोवैक्सीन है वो 76% एफिकेशियस है, सो विच इज वेरी गुड। डब्ल्यूएचओ कहता है कि कोई भी वैक्सीन अगर 50% जिसकी एफिकेसी है दैट इज कंसिडर्ड गुड इन कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। तो ये काफी अच्छा काम किया इसने। वायरल वेक्टर वैक्सीन हैं, उनकी भी एफिकेसी बहुत अच्छी है और साइड इफेक्ट्स भी कम है। पर कई बार क्या होता है कि जैसे वो जिस किसी और वायरस को लेके हम बना रहे हैं वो, तो उस वायरस की वजह से कुछ और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसमें भी अगर नॉन रेप्लिकेटिंग लेते हैं, जैसे कि कोविशील्ड में हमने नॉन रेप्लिकेटिंग वायरस लिया है जो अपने आप नहीं मल्टीप्लाई करता बॉडी में, उसके साइड इफेक्ट्स थोड़े कम होते हैं। जो सब यूनिट प्रोटीन वाला वैक्सीन है, क्योंकि वो थोड़ा वीक हो सकता है, लेकिन अगर उसके साथ एडजुवेंट हमने जोड़ दिया है तो फिर भी उसकी जो इम्यूनिटी है वो काफी अच्छी हो सकती है। जैसे नोवावैक्स वैक्सीन है, उसकी जो एफिकेसी आई है, जो अब्रॉड में ट्रायल्स हुए हैं, वो मोर देन 90% एफिकेशियस आया है। सबके अपने मैम अपने एडवांटेजेस हैं, बट ऑल आर गुड। मैं तो ये कहूंगी कोविड-19 वैक्सीन में आपको वैक्सीन मिल रहा है ना, तो आप लगवा लीजिए, क्योंकि ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। मैम जैसा आप कोविशील्ड के ट्रायल में भी रही हैं, तो उस ट्रायल में कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई डिफिकल्टीज उस ड्यूरिंग ट्रायल, कोई प्रॉब्लम टच फेस? वुड, जैसे हमने वो जो ट्रायल किया था पूरे इंडिया में 1600 पार्टिसिपेंट्स में करना था, और ये अगस्त लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ, तब फर्स्ट वेव चल रही थी। और तब काफी ज्यादा हमने इसका ऐसे किया था कि एडवर्टाइजमेंट कर दी थी कि जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो प्लीज आए खुद से, बिकॉज वॉलंटरीली होना चाहिए, फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। तो हमने अपनी साइट पे, क्योंकि यहाँ 14 हॉस्पिटल्स में ये हो रहा था ट्रायल, तो पीजीआई भी एक साइट थी जिसमें हमने 200 के लगभग लोगों को स्क्रीन करना था। 200 के लिए हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन आए थे वो 600 के आए थे। तो लोग बहुत ज्यादा चाह रहे थे कि हमें ट्रायल वैक्सीन मिल जाए, हम किसी तरह से मतलब हमें लग जाए वैक्सीन। तो उस टाइम बहुत ज्यादा स्केयर था, पिछले लास्ट ईयर की मैं बात बता रही हूँ आपको। तो हमने फिर ऑब्वियसली हमारा तो पूरा हो चुका था, हमने 150 लोगों को रिक्रूट किया। लेकिन मन में, जैसे मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थी, मन में एक डर रहता था, आई यूज्ड टू बी स्केयर्ड कि कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। बट बिकॉज ऑलरेडी जो यूएस, यूके एंड अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ब्राजील में ये ट्रायल्स हो चुके थे और अबाउट 30,000 लोगों को लग चुका था, मन में थोड़ा सा एक वो था, एविडेंस था और एक थोड़ी सी सांत्वना थी कि दे विल बी ऑल राइट। और थैंकफुली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एवरीबडी वाज डूइंग वेरी वेल और काफी अच्छे नतीजे भी आए हैं सामने। उन सबका पहले कोविड-19 टेस्ट होता था, उसके बाद उनको वैक्सीन ट्रायल पे लिया जाता था? तो पहले हमने शुरू में किया था, लेकिन फिर उसको हटा दिया गया था, क्योंकि जब प्रोग्राम में वैक्सीन आएगा तो हमने यही सोचा, तब तो हम किसी का टेस्ट नहीं करेंगे और बिना टेस्ट के ही लगाएंगे उनको वैक्सीन।
सो अगर कोई एक्यूटली इल है, जैसे उस दिन उसको बुखार है या उस दिन ही खांसी है, तो उसको नहीं लगा रहे थे। लेकिन अगर वो बिल्कुल ठीक है तो बिना टेस्ट किए भी हमने उसका फिर लगा दिया था, मतलब टेस्ट की कोई रेलेवेंस रखी नहीं थी। अच्छा मैम, एक टर्म है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये क्या है मैम? सो इमरजेंसी का एक मतलब नाम से ही आप देख अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई इमरजेंसी है। सो कोविड-19 पैंडेमिक पहले नहीं हुआ कभी भी, और पहली बार ऐसा हो रहा था। दिस वाज अ इमरजेंसी सिचुएशन। सो इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ रेगुलेटरीज हैं, गवर्नमेंट है, वो उसको ऑथराइज कर सकती है वैक्सीन को, अगर कहीं पे हमें थोड़ा सा उसका एविडेंस जनरेट हो जाए कि वो सेफ है और वो प्रोटेक्टिव है वो वैक्सीन, तो हम उसको ऑथराइज कर सकते हैं कि वो कम्युनिटी में लग जाए। सो ऐसा ही हुआ, जो शुरू के जो वैक्सीन आए, जैसे कोविशील्ड आया। सो कोविशील्ड के जितने भी ट्रायल्स हुए थे वो अब्रॉड में हुए थे, और यहाँ पे फेज 3 ट्रायल चल रहा था अभी। और उसके जो शुरू के रिजल्ट्स आए 100-200 में, उसमें ये देखा गया कि इंडियन पॉपुलेशन में भी वो सेफ है और एंटीबॉडीज अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इसको हमें जल्द से जल्द अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, और जो जो ज्यादा एट रिस्क है, उनको हमें लगा देना चाहिए। और अभी तक फेज 3 ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ था, स्टिल वी हैव टेकन दिस डिसीजन। उससे पहले यूके यूएस ने फाइजर मॉडर्ना को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया था। सो स्पेशली फाइजर को दिसंबर में मिल गया था इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। सिमिलरली कोवैक्सीन को भी मिल गया, और पहले क्लिनिकल मोड में मिला कि हम उसको लोगों को लगाने के बाद थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे और कंसेंट लेंगे, लेकिन उसके बाद वो हटा दिया गया था। और फेज 3 अब कंप्लीट हो चुका है और नतीजे सामने आ चुके हैं, और ये काफी एफिकेशियस वैक्सीन दोनों ही साबित हुए हैं। इंडिया में मैम कोविड-19 के लिए हम लोगों ने जो वैक्सीन सुनी है, मतलब मैंने जो सुनी है वो अभी 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इसके अलावा कोई वैक्सीन है मैम अगेंस्ट कोविड-19? और हाँ, इन ये कोविशील्ड बिल्कुल। और कोवैक्सीन के लिए भी क्या डोजेज शेड्यूल है? इन दोनों के बीच देने का गैप क्या है? डोज क्या है? ये मैम प्लीज ओके, थोड़ा बताइए। बिल्कुल। सो इंडिया में टिल 30th अगस्त 2021 7 वैक्सीन हैं हमारे पास, जिनको हमें अप्रूवल मिल चुका है। कोविशील्ड 2 डोजेस देनी है हमने 0 एंड 84 डेज पे। सो 90 डेज का, इसमें 3 मंथ्स का गैप रखा गया है, और इसकी एफिकेसी 86% है अगर हम 3 मंथ्स का गैप रख के देते हैं सेकेंड डोज। और दूसरी सेम वैक्सीन, लेकिन एस्ट्राजेनिका कंपनी, क्योंकि कोविशील्ड तो सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, लेकिन एस्ट्राजेनिका जो कंपनी का वैक्सीन है उसको भी इंडिया में अप्रूवल मिल चुका है। कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बना रही है, ये भी 2 डोजेस का वैक्सीन है, और इसकी जो एफिकेसी है वो 78% है। इसका जो कोवैक्सीन का जो गैप है वो 28 डेज के अंदर है। देन स्पुतनिक वी, जो रशियन गमेलिया लेबोरेटरीज में बन रहा है, और इंडिया में रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ मिलकर ये बनाया जा रहा है स्पुतनिक वी। इसमें 2 डोजेस देनी है, और 0 एंड 21 डेज के गैप पे। इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है, 91.6% इसकी एफिकेसी है। देन जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज वैक्सीन है, और इसकी एफिकेसी लगभग 66 to 76% है। सिंगल डोज वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी बना रही है, ये भी, इसको भी अप्रूवल मिल चुका है। अभी रिसेंटली जाइडस कैडिला डीएनए वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। ये 3 डोज का वैक्सीन है, 0 डे पे देना है, फिर 1 महीने के बाद देना है, फिर 2 महीने के बाद, 0, 28 एंड 56 डेज पे देना है। इसकी अच्छी बात, 2 इसकी अच्छी बातें हैं। एक तो ना ये बिल्कुल नीडल फ्री है, तो इंटरडर्मल इंजेक्शन देना, जिसे फार्माजेट नीडल फ्री सिस्टम से दिया जाता है। दूसरा, ये एडोलेसेंट्स में भी चेक हुआ है। इसका जो ट्रायल हुए थे वो 12 to 18 ईयर्स के एडोलेसेंट्स में भी हुआ, तो हम बच्चों को भी दे सकते हैं ये वैक्सीन, पर अभी अप्रूवल नहीं मिला है। इसकी जो एफिकेसी आई है वो 66% आई है। और देन एक mRNA वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन, विच इज अ 2 डोज शेड्यूल, उसको भी अप्रूवल मिल चुका है, और उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है, 94.1%। सो एज सुन एज ये वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल होंगे, गवर्नमेंट के पास आएंगे, सप्लाई आएगी, तो बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाएगी। और अभी अगर आप कोविन ऐप पे देखेंगे तो लगभग 63 करोड़ लोगों को एटलीस्ट 1 डोज मिल चुकी है, 14 करोड़ लोगों को 2 डोजेस मिल चुकी हैं, और लगभग 10% पॉपुलेशन हमारी इम्यूनाइज हो चुकी है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो हम मतलब कह सकते हैं कि थर्ड वेव से हम बच सकते हैं।
मैम एक मिथ है लोगों के बीच या कंफ्यूजन है कह सकते हैं कि वैक्सीन लगी, आपको फीवर हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई तो वैक्सीन इज सक्सेसफुल, अदरवाइज आपको वैक्सीन असर नहीं कर रही है। इसके लिए कुछ हाँ, क्लैरिफिकेशन दीजिए मैम। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये इसको रिएक्टोजेनिसिटी कहते हैं। कईयों की बॉडी ज्यादा रिएक्टिव होती है तो उसमें ज्यादा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। और कईयों की बॉडी इतनी रिएक्टिव नहीं होती तो उसमें फीवर हो सकता है ना आए। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे। तो बिना फीवर के भी एंटीबॉडीज बन सकते हैं। और काफी बार ये देखा गया जो सेकेंड डोज मिली है उसके बाद लोगों को ज्यादा कुछ रिएक्टोजेनिसिटी नहीं हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एंटीबॉडीज नहीं बने, एंटीबॉडीज बन गए होंगे। Okay, ma'am, are these vaccines being effective against the emergent vaccine strain like Delta strains? So there are studies which are now available, which shows that especially Covishield, Covaxin, these are also, although their effectiveness is little less, but they are definitely effective against the Delta variant. अभी एक रिसेंटली स्टडी पब्लिश हुई है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, और उसमें उन्होंने कंपेयर किया था कि जिन लोगों को फाइजर का वैक्सीन मिला था और जिन लोगों को एस्ट्राजेनिका वैक्सीन, विच इज लाइक कोविशील्ड वैक्सीन। सो उन्होंने ये देखा कि अल्फा वेरिएंट के अगेंस्ट तो 80% दोनों की है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट फाइजर की जो वैक्सीन है वो भी 80% है, और जो ये है कोविशील्ड वैक्सीन है वो 74.5% इफेक्टिव है। सो विच इज ए वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम तो कोविशील्ड लगा रहे हैं तो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट भी ये वैक्सीन इफेक्टिव है। इवन जो कोवैक्सीन है उसमें न्यूट्रलाइजेशन स्टडीज करते हैं एक्चुअली लैब में, तो वो भी यही देखा गया कि अगर हम जैसे किसी को कोविड-19 हो चुका है और उसके हम एंटीबॉडीज लेते हैं, या किसी को वैक्सीन लगा है या उसका हम प्लाज्मा लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट किया तो उसमें ये देखा गया कि जो न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके अगेंस्ट भी ये वैक्सीन इफेक्टिव है। और ये क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि जो वैक्सीन है वो मल्टीपल तरह के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। वो ये सिर्फ मतलब स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट नहीं, वो मल्टीपल तरह के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो अगर थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता भी है तो वो जो एंटीबॉडीज बने हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वो न्यू एंटीजेंस को, न्यू वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अभी तक ये डाटा है, अभी तक तो हम काफी एश्योर्ड हैं कि हम प्रोटेक्टिव रहेंगे। मैम बच्चों के लिए मतलब जो एडोलसेंट के लिए भी आपने बताया कि ट्रायल शुरू हो गया है पर अभी उसमें परमिशन नहीं मिली है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं एकदम मतलब लाइक 1 to से 12 ईयर्स 16 ईयर्स, इनके लिए कब तक वैक्सीन का है कोई प्लान? देखिए, जो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो जो फाइजर वैक्सीन है उसमें ट्रायल्स हुए हैं बच्चों के, अडोलेसेंट्स के, स्पेशली 12 ईयर से ऊपर। तो उसमें पाया गया कि 100% इफेक्टिव है फाइजर का वैक्सीन इन प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द सिवियर डिजीज। तो 100% इज ए वेरी गुड, मतलब ऑब्वियसली सभी बच्चे प्रोटेक्टेड रहे। और जो इंडिया में जाइडस कैडिला ने किए हैं स्टडीज, वो भी शो कर रही हैं कि इफेक्टिव है। कोवोवैक्स करके नोवावैक्स का वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करेगा, उसके ट्रायल्स चल रहे हैं और हम भी उसका पार्ट है, पीजे ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ट्रायल। सो उसके रिजल्ट्स भी हमारे पास आ जाएंगे अभी। उसमें 2 to 17 ईयर्स के ऊपर हम टेस्ट करके देखेंगे कि कितना एंटीबॉडी बनता है और सेफ्टी वाला डाटा प्रोड्यूस करेंगे। बच्चों के लिए भी मतलब नियर फ्यूचर में आ जाएंगे वैक्सीन। कोवैक्सीन का ऑलरेडी बच्चों पे चल रहा है ट्रायल जो भारत बायोटेक का है। वो भी अभी तक जो रिजल्ट सामने आए हैं सेफ ही लग रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा। बच्चों के थोड़ा ये भी है कि बच्चे इतने ज्यादा ससेप्टेबल नहीं है टू गेट द इन्फेक्शन, बच्चे ज्यादातर प्रोटेक्टिव हैं। इतना रिस्क नहीं है बच्चों का। बच्चों का ज्यादा रोल है ट्रांसमिशन में, कि खुद बच्चों को होगा नहीं, अगर वायरस सपोज उनको इन्फेक्ट कर जाता है तो बच्चे एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, लेकिन घर के एल्डरलीज को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें बच्चों का बहुत बड़ा रोल था। तो अगर वैक्सीन लग जाएगा तो मतलब थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं खुद तो प्रोटेक्टेड रहेंगे, हो सकता है ट्रांसमिशन भी थोड़ा वो कम कर सके। बच्चों को बहुत ज्यादा इतना रिस्क नहीं है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। मैम अच्छा एक क्वेश्चन की, जैसे फर्स्ट जो डोज लगी है कोविशील्ड की अगर लगी है तो सेकेंड डोज कोविशील्ड की ही लगानी कंपलसरी है या कोई भी सेकेंड डोज जो कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन है कोई भी हम वैक्सीन यूज कर सकते हैं? देखिए, अभी तक जो गाइडलाइंस है, इंडिया की जो गाइडलाइंस है वो ये कह रही हैं कि अगर आपको फर्स्ट डोज जिस वैक्सीन की लगी है तो सेकेंड डोज भी उसी की लगाइए। अभी गाइडलाइंस हमारी यही आई हैं तो हमें वही फॉलो करना है। लेकिन ये देखा गया था कि यूपी में ही ऐसा एक इंसिडेंस आया था जिसमें पहली डोज कोविशील्ड की लग गई, गलती से दूसरी डोज कोवैक्सीन की लग गई। तो आईसीएमआर ने जब वो स्टडी करी उसके रिजल्ट भी पब्लिश हो चुके हैं,
ये पाया गया कि अगर आप डिफरेंट वैक्सीन लगवाते हो तो आपका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बेटर है। इंडिया की ये स्टडी आई है। इसके अलावा बाहर के कंट्रीज में भी ये स्टडीज हो रही हैं कि अगर आप एक डोज फाइजर की लगवा लेते हो और दूसरी डोज कोविशील्ड की लगवा लेते हो तो आपका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बेटर आ रहा है और सेफ्टी भी सेफ भी रह रहा है। लेकिन इंडिया में अभी हमें ऐसी स्टडीज करने की जरूरत है और स्टडीज हमें करने की जरूरत है टू एस्टैब्लिश कि ये सेफ है और एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इसके बने। सो मतलब जब ये एस्टैब्लिश हो जाएगा फिर तो आप लगवा ही सकते हो डेफिनेटली। अच्छा मैम, जिनको कोविड-19 हो चुका है उनके उनके अंदर तो एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, लेकिन फिर सेकेंड वेव में फिर से ऐसे केसेस आए कि जिनको फर्स्ट वेव में भी कोविड-19 हुआ था, फिर सेकेंड वेव में भी कोविड-19 हो गया था। हाउ वाज इट पॉसिबल? नहीं नहीं, देखिए पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि जो फर्स्ट वेव है एक तो स्ट्रेन डिफरेंट हो सकता है फर्स्ट वेव में उनको अल्फा स्ट्रेन से हुआ हो, सेकंड वेव में डेल्टा स्ट्रेन से हुआ हो। दूसरा रिकरेंस है इसका ना, थोड़ा रिकरेंस मतलब रिकर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो एंटीबॉडीज हैं वो वेन ऑफ भी हो जाते हैं विद टाइम। हो सकता है प्रोटेक्शन मतलब इतना ज्यादा नहीं बना हो एंटीबॉडीज और वो फिर से ससेप्टेबल हो गए हों। जिनको कोविड-19 हो भी गया है उनके लिए भी एडवाइजेबल यही है कि वो 3 महीने के बाद जैसे कोविशील्ड वैक्सीन लगवा लें या कोई भी वैक्सीन कोवैक्सीन लगवा लें, सो दैट कि जो उनका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है वो थोड़ा और मजबूत हो जाए और वो उनको इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाए। एक ये भी है मैम स्टेटमेंट कि जिसको भी वैक्सीन लगती है फिर वो 1 महीने या 1.5 महीने के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है इन्फेक्शन के लिए। इज़ दैट ट्रू? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत धारणा है। ये तो बिल्कुल ही मतलब इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। रेदर फर्स्ट डोज के बाद ये देखा गया है कि जो वैक्सीन एफिकेसी है वो मतलब 33 टू 44-45% के बीच में होती है। मतलब उनका रिस्क जो होता है सिवियर डिजीज का वो कम हो जाता है। रेदर ये भी देखा गया कि फर्स्ट डोज के बाद भी अगर जिसने मतलब एक डोज जिसने लगवा लिए वो भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है। ऑल्दो पूरी तरह से तो नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत हाफ उसमें प्रोटेक्शन आ जाती है। वो तो ये मैं कहूंगी कि सपोज जैसे बहुत ज्यादा एकदम से आउटब्रेक फैला हुआ है, बहुत केसेस आ रहे हैं, तुम घर से बाहर निकल रहे हो, मास्क तुम नीचे कर रहे हो, तो तुम जब वैक्सीनेशन सेंटर में अगर तुम जाते हो तो तुम्हें इन्फेक्शन लेने का रिस्क बढ़ जाता है, तो वो एक चांस हो सकता है। लेकिन वैक्सीन की वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया वो नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। पर ये भी है कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए वैक्सीन आप मतलब आर्म्स में लेते हो और बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं और जो वायरस है वो नाक के थ्रू जाता है, तो इन्फेक्शन तो हो सकती है। ठीक है, यही है कि आपको सिवियर डिजीज नहीं होगी। ज्यादा वैक्सीन का रोल है प्रिवेंशन ऑफ द सिवियर डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को कम करना, वहां पे इसका रोल बहुत ज्यादा है। माइल्ड डिजीज में इतना इफेक्टिव नहीं है, माइल्ड हो सकता है फिर भी और एसिम्प्टोमेटिक। मैम अभी जैसे आपने बताया ही हम लोगों के डिस्कशन में कि बहुत सारे वैक्सीन्स बन गए हैं जिसमें से कुछ इंडियन वैक्सीन्स हैं, तो लोगों को विश्वास हो जाए अगर एक बार आप कहेंगे कि कितनी ये इंडियन वैक्सीन्स कितनी सेफ इफेक्टिव कैसी हैं ये इंडियन वैक्सीन्स? इंडियन वैक्सीन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं और जैसे इंडियन वैक्सीन कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, सो दे आर इक्वली इफेक्टिव एंड एफिकेशियस। मैंने खुद कोविशील्ड लगाया है जो इंडिया में बना है। कोवैक्सीन उससे भी बेटर है, उसकी एफिकेसी बेटर है। मतलब पूरा ट्रस्ट है मुझे इन वैक्सीन के ऊपर, हमारे साइंटिस्ट के ऊपर, क्योंकि जो जो प्रोसेस फॉलो होता है वो बहुत रिग्रेस होता है। उसमें पूरा हर स्टेप पे जैसे जो वैक्सीन बनता है वो उसके 4 बेसिकली फेजेस होते हैं। फेज 1 जिसमें 50 लोगों में किया जाता है, फेज 2 होता है 100 लोगों में किया जाता है, फेज 3 थाउजेंड्स में करते हैं। ये सारे फेजेस जो पार कर जाता है वैक्सीन, उसको तुम लॉन्च करते हो मार्केट में और वो मार्केट में आता है। और अब तो हम करोड़ों लोगों को लगा चुके हैं। अब तो मतलब विश्वास होना ही चाहिए। और मतलब हमने ये देखा है कि पीजीआई में जो हमारे 12,000 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको हम ऑलमोस्ट लगा चुके हैं, और जिनको हमने लगाया है उसमें बहुत ही कम लोग हैं जिनको दोबारा से हुआ हो, और जिनको भी हुआ बहुत माइल्ड हुआ है, 2%, ओनली लेस देन 2%। अभी एएफएमसी की स्टडी आई है, जो एएफएमसी कॉलेज है, उसमें 98% वैक्सीन इफेक्टिवनेस बताई गई है कोविशील्ड की वजह से। विच इज अ वेरी हाई वैक्सीन इफेक्टिवनेस। पूरा ट्रस्ट कीजिए अपने बने हुए वैक्सीन पे डेफिनेटली। Okay, ma'am, let's in the end of the session, just please
एक आपकी तरफ से एक कमेंट्स पूरे व्यूअर्स के लिए, और एक मेरा क्वेश्चन कि अब हमें रिलैक्स हो जाने की ज़रूरत है कि अब हमने वैक्सीन ले लिया है तो अब हम थर्ड वेव से बच जाएंगे, या अभी भी उतना डरने की ज़रूरत है, हम लोगों को खौफ में रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? सिर्फ आपके कमेंट्स मैम। इसमें मैं यही कहूंगी, अगर आपने वैक्सीन ले लिया है तो उतना खौफ में रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन भी होती है तो आपको सिवियर नहीं होगी, बहुत कम चांसेस हैं। पर ये भी है कि आपको, बिकॉज आपको इन्फेक्शन तो हो सकती है, तो मास्क जरूर पहन के रखिए। इवन सर्जिकल मास्क, नॉट द क्लॉथ मास्क, सर्जिकल मास्क आर गुड इनफ। N95 चाहे आप नहीं डालिए, लेकिन सर्जिकल मास्क जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आप जरूर पहनिए। छोटा मोटा मार्केट का काम कीजिए, जिस टाइम पे रश ना हो, रश में मत जाइए। वो तो हमें थोड़ा सा हैंड वॉशिंग का प्रिकॉशन जरूर रखिए। थर्ड वेव के चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि अगर हमारी पॉपुलेशन देखो, सीरो सर्वेलेंस आ चुका है, 70 to 80% हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें एंटीबॉडीज बन चुके हैं, बाकियों को हम वैक्सीन भी लगा रहे हैं। अगर कोई जो आएगी थर्ड वेव, वो आएगी ससेप्टेबल, जो ना तो उनको वैक्सीन लगा है ना उनको इन्फेक्शन हो रखी है। वो पॉकेट्स रह गई हैं सिर्फ, जिनके थ्रू आ सकती है। मतलब फिर भी थोड़ा रिस्क है, बट ये है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो उतने खौफ में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन बट एट द सेम टाइम वियर मास्क एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सो थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन और मैम, मेरे दिमाग में आपका मास्क, हम लोग जो मास्क पहनते हैं, एक मास्क को कितनी बार यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, या एक मास्क को एक बार यूज करें फिर उसको डिस्कार्ड कर दें? या मतलब मैंने देखा है लोग जनरली उस मास्क को धो रहे हैं, फिर उसको सुखा रहे हैं, फिर यूज कर रहे हैं, तो बेटर वे, सही वे क्या है मैम? देखिए, जो सर्जिकल मास्क होता है उसको तो एक ही बार पहनना है, 6 घंटे के लिए आप उसको पहन सकते हैं, क्योंकि आजकल इतनी ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो वो स्पॉइल हो जाता है। अगर वो गीला हो गया तो वो तो फिर बिल्कुल खराब है, मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा आपको। उसको तो डेफिनेटली आपको थ्रो करना है। मैंने देखा है लोग सर्जिकल मास्क को भी धो धो के दोबारा डाल लेते हैं, वो तो बिल्कुल इनइफेक्टिव है। इससे तो आप क्लॉथ मास्क रख लीजिए, उसको 3 लेयर्स में सिलवाइए। अगर आपको इतना ही रीयूज करना है तो क्लॉथ मास्क को 3 लेयर, एटलीस्ट 3 लेयर्स होनी चाहिए, तो उसको आप धो के सुखा के रीयूज कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा, मतलब 45 to 50% प्रोटेक्शन मिलती है। सर्जिकल मास्क का 90% तक आपको मिल जाएगी, N95 है 95% तक आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, लेकिन रीयूज वाला नहीं, नॉट द रीयूज्ड वन। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली आज नई नई। आई होप कि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिले और लोग अवेयर हो वैक्सीन के लिए, जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा ले। थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, इट्स ऑल माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।